BAMS फाइनल ईयर ओल्ड बैच और BAMS फाइनल ईयर न्यू बैच दोनों बैच में पढ़ाने जा रहे हैं द्विविध तथा षड्विध उपक्रम के बारे में आज विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करेंगे और स्टडी करेंगे। तब बाघभट्ट ने सभी उपक्रमों को दो विभागों में विभक्त किया है। पहला विभाग अवतर्पण चिकित्सा कहलाता है तथा दूसरा विभाग संतर्पण चिकित्सा कहा गया है। सामान्य रूप में संतर्पणोत्थ या संतर्पण निमित्तज व्याधियों को तथा आम दोषज व्याधियों की चिकित्सा अवतर्पण प्रधान होती है और अवतर्पण निमित्तज व्याधियों की तथा वात प्रधान रोगों की प्रायः संतर्पण चिकित्सा की जाती है। कफ तथा पित्त द्रव धातु होने से अवतर्पण सदृश होते हैं, परंतु बात सदा संतर्पण साध्य ही है। यह क्षण भर भी अवतर्पण नहीं सह सकता। चरक ने इन्हें प्रत्येक को 3-3 विभागों में विभक्त कर 6 भागों में दर्शाया है। पहला है लंघन, दूसरा है वृंघन, तीसरा है रुक्षण, चौथा है स्नेहन, पांचवा है स्वेदन और छठा स्तंभन है। इनमें लंघन, रुक्षण तथा स्वेदन अवतर्पण चिकित्सा के अंतर्गत तथा वृंघन, स्नेहन और स्तंभन संतर्पण चिकित्सा के अंतर्गत ग्रहण होते हैं। अवतर्पण चिकित्सा के अंदर सर्वप्रथम तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण लंघन चिकित्सा है। लंघन चिकित्सा के अंतर्गत 4 प्रकार की शुद्धियों का अर्थात शिरोविरेचन, वमन, विरेचन तथा स्थापन या निरूप वस्तु का पिपासा निग्रह अर्थात प्यास लगने पर ही जल का ग्रहण न करना, प्रवात का सेवन, आतप धूप में बैठना या फिरना, पाचन द्रव्यों का उपयोग, उपवास और व्यायाम, इन सभी का ग्रहण होता है। इस वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि लंघन का अर्थ केवल अनशन नहीं है। लंघन की व्याख्या करते हुए चरक ने कहा है कि जो आहार, औषध या उपाय शरीर में लघुता उत्पन्न करे वह लंघन कहलाता है। लंघन कर्म में प्रयुक्त होने वाले द्रव्य प्रायः लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, विशद, रुक्ष, सूक्ष्म, खर, सर तथा कठिन इन गुणों से युक्त होते हैं। शरीर में आम दोष या कफ की वृद्धि से विकार उत्पन्न हो तो वहाँ लंघन चिकित्सा करनी चाहिए। लंघन से उक्त सभी कर्मों का ग्रहण है, अतः रोगी के बलाबल का विचार कर जहाँ जो आवश्यक हो उनका व्यवहार करना चाहिए। अत्यधिक श्लेष्म, पित्त, रक्त तथा मल युक्त रोगी को अर्थात जिस रोगी में कफ, पित्त तथा रक्त का विकार अत्यधिक मात्रा में हो तथा जिसके शरीर में अत्यधिक मल का संचय हो गया हो, ऐसे बृहत्काय वाले रोगी को जिसमें वायु का अनुबंध हो, संशोधन द्वारा लंघन कराना चाहिए। लंघन के 10 विध उपायों में प्रथम 4 शिरोविरेचन, वमन, विरेचन तथा निरूप वस्तु को ही शोधन या संशुद्धि के अंतर्गत ग्रहण करते हैं। इन चारों में से आवश्यक हो तो उनसे संशोधन कराते हैं। जो मध्य बल रोगी हो तथा जिनके रोग भी मध्य बल हो और कफ पित्त समूत हो, जैसे वमन, अतिसार, हृदरोग, विसूची, अल्सर, ज्वर, विबंध, गौरव, उद्वास तथा अरोचक प्रभृति, इन्हें पाचन द्वारा लंघन कराना चाहिए। रोगी से पीड़ित रोगी यदि अल्प बल हो तथा उसके विकार ही अल्प बल हो तो उन्हें पिपासा निग्रह तथा उपवास अनशन रूप से लंघन से जीतने का प्रयास करते हैं। उपयुक्त अल्प बल रोग वाले मध्यम बल रोगियों के रोग को व्यायाम, आतप तथा मारुत प्रवात सेवन रूप से लंघन से
जीतते हैं। ऐसे रोगी जो बलवान हो, जिनका रोग बल अवर हो, उन्हें भी व्यायाम, आतप तथा मारूप सेवन रूपी लंघन देना चाहिए। कुष्ठ, प्रेमह रोगी तथा अति स्निग्ध अभिसंधि रोगी, अति बृहत रोगियों के उपयुक्त 10वीं लंघन द्वारा चिकित्सा करना चाहिए। चरक ने अवतर्पण के 3 भेद बताए गए हैं। पहला है लंघन, दूसरा है लंघन पाचन और तीसरा है दोषावशेषण। यहाँ लंघन पद से उपवास अर्थ समझना चाहिए। पहले लंघन पद का व्यवहार व्यापक अर्थ में होता था। दोषों का बल जब अल्प हो तो लंघन कराना चाहिए। लंघन मीन्स उपवास से अग्नि तथा वायु की वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अल्प दोष उसी प्रकार दूर हो जाता है जिस प्रकार थोड़ा जल वायु तथा अग्नि से सूख जाता है। शारीर अग्नियों का प्रमुख कार्य आहार तथा आहार रस का पाचन है। अनशन काल में पचनार्थ अन्न के न मिलने पर देहाग्नि कुपित दोषों तथा वृद्ध धातुओं का पाचन करने लगती है। इस प्रकार कुपित दोष के अग्नि द्वारा दग्ध हो जाने पर अग्नि का आवरण नष्ट हो जाता है, जिससे वह अधिक कार्य क्षम हो जाती है। लंघन करने से धातुओं को पोषक सामग्री प्राप्त नहीं होती है, जिससे स्वभावतः गुरु, स्निग्ध आदि गुण क्षीण हो जाते हैं, जिससे वायु की वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट है लंघन पाचन। मध्य बल दोषों के लिए लंघन पाचन का विधान है। लंघन तथा पाचन द्रव्यों या क्रिया से मध्य बल दोष उसी प्रकार निशेष अवस्थी को प्राप्त हो जाते हैं, जैसे बहुत अधिक जल न होने पर सूर्य तथा वायु के क्रिया होने से तथा धूलि छोड़े जाने पर जल बिल्कुल सूख जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि लंघन से वायु तथा अग्नि की वृद्धि होने पर वे वायु और सूर्य के समान जल को शोषण करने का कार्य करते हैं और पाचन द्रव्य आम दोष को जल में धूलि छिड़कने के समान नष्ट कर देता है। तीसरा पॉइंट हम लोगों का दोषावशोषण। इसका मतलब हुआ संशोधन। बहुत दोष वालों के लिए दोषों का अवशेषण संशोधन कराना चाहिए। जैसे क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण अधिक जल का संचय होने पर क्षेत्र के पौधे सूख जाते हैं। ऐसी अवस्था में उस क्षेत्र की जल को बाहर निकालकर दोषावशेषण से शरीर में एकत्रित दोष शरीर से बाहर निकल जाते हैं और शरीर क्षेत्र के पौधे की भांति निर्मल हो जाता है, अर्थात विकृत या नष्ट नहीं होने पाता है। बाघ भट्ट ने अवतर्पण को ही लंघन कहा है और लंघन के 2 भेद का वर्णन बाघ भट्ट ने बताया है, शोधन और समन। शोधन के अंतर्गत वमन, विरेचन, शिरोविरेचन और निरूह या स्थापन बस्ती का वर्णन है। सुश्रुत ने शोधन के अंतर्गत रक्तमोक्षण का भी ग्रहण किया है। चरक के चतुष्प्रकारा संशुद्धि से संशोधन का तथा शेष का समन के अंतर्गत ग्रहण होता है। वमन द्रव्य या क्रिया वह है जो प्रकुपित या किसी भी दशा में स्थित दोषों का शरीर भी द्वार से निहरण न करे तथा यदि दोष सामावस्था में हो तो उनकी वृद्धि भी न करे, परंतु विषम दोषों को सामावस्था में ले आए। शमन के ही भेद पाचन, दीपन, क्षुधा निग्रह, तृषा निग्रह, व्यायाम, आतप तथा वायु सेवन करना है। आधुनिक चिकित्सा मत से लंघन का यह परिणाम होता है कि नित्य होने वाले मेटाबॉलिज्म के लिए ईंधनात्मक आहार द्रव्य जो आवश्यक होते हैं उन्हीं के प्रति भोजन रूप में न होने से देह या देहाग्नि काय में संचित अनावश्यक द्रव्यों का उपभोग करने लगती है। प्राकृतिक चिकित्सकों का कहना है कि लंघन काल में देह प्रकृति संचित विषों को ही दहन कर उनकी समाप्ति करती है, जिससे क्षमता या रोग प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि
इम्यूनिटी होती है। प्राकृतिक चिकित्सकों का विचार आयुर्वेद सम्मत है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का संप्राप्तिक विचार लंघन के पक्ष में नहीं है, वे संतर्पण चिकित्सा के पक्ष में संप्राप्ति अधिक दिखाते हैं। लंघन साध्य रोग रसज, आम दोषज तथा आमाशय से उत्पन्न होने वाली समस्त व्याधियों का अर्थात कफज तथा पीतज रोगों का प्रमुख उपचार लंघन है। यहाँ लंघन से लंघन के सभी भेदों का ग्रहण है, परंतु मुख्य उपयोग अनशन रूप लंघन का ही होता है। आमाशयुक्त रोग में अनशन लंघन का प्रयोजन एकमात्र आम दोष का पाचन है। जैसे ज्वर में सामान्य तथा प्रथम उपचार अनशन रूप लंघन है। इसकी उपयोगिता दर्शाते हुए चरक ने बताया है, आम दोष आमाशय की अग्नि को नष्ट कर स्रोतों में अवरोध उत्पन्न करता हुआ ज्वर को उत्पन्न करता है, अतः इसमें लंघन करना चाहिए। तात्पर्य है कि यहाँ लंघन का प्रयोजन आम दोष का पाचन है। आम के पाचन हो जाने पर दोष आम रहित हो अपने प्राकृतिक कर्म को करने लगते हैं और अग्नि भी आम के आवरण से मुक्त हो यथाशक्ति कार्यक्षम हो जाती है। इस प्रकार आमाशयुक्त छर्दी में भी लंघन कराने का विधान है। कहा है कि सब प्रकार के छर्दी आमाशय में उत्क्लेश होने से उत्पन्न होती है, अतः इनमें लंघन कराना हित है। चरक ने इसमें संशोधन रूप लंघन कराने का भी विधान किया है। प्रमेह, आम दोष, अति स्निग्ध ज्वर, पूर्वस्तंभ, कुष्ठ, विसर्भ, विद्रधि, प्लीहा रोग, शिरोरोग, कंठ रोग, अक्षी रोग, स्थल प्रवृत्ति में तथा हेमंत ऋतु में अन्य रोगों में भी आवश्यकता अनुसार लंघन कराना चाहिए। लंघन कराइए। रुक्षण क्रिया रूप लंघन, शरीर में जो द्रव्य या उपाय रुक्षण खरता तथा वैसद उत्पन्न करे उसे रुक्षण कहते हैं। रुक्षण द्रव्य प्रायः रुक्ष, लघु, खर, तीक्ष्ण, उष्ण, स्थिर, अपिच्छल तथा कठिन गुण वाला होता है। कटुतिक कषाय रस द्रव्य का सेवन, स्त्री संभोग में असंयम, खली, पिनेक, तक्र तथा मधु आदि का सेवन रुक्षण है। यह अविष्यंज से पीड़ित महादोष वाली मर्म स्थाप व्याधियों तथा उर्व स्तंभ प्रवृत्ति आम दोष जनित व्याधियों में प्रशस्त है। स्वेदन क्रिया का रूप लंघन, स्तंभन, गौरव तथा शीत को नाश करने वाला स्वेद कारक पसीना लाने वाला द्रव्य या उपाय स्वेदन कहलाता है। स्वेदन द्रव्य प्रायः उष्ण, तीक्ष्ण, खर, स्निग्ध, रुक्ष, सूक्ष्म, द्रव, स्थिर तथा गुरु गुण विशिष्ट होता है। वात विकार, कफ विकार तथा वात कफज रोगों में स्वेद कर्म करना चाहिए। वातज विकारों में स्निग्ध स्वेद तथा कफज विकारों में रुक्ष स्वेद करना श्रेयस्कर है। वात कफज विकार में स्निग्ध तथा कक्ष दोनों प्रकार के स्वेद करना लाभप्रद बताया गया है। संतर्पण चिकित्सा के अंतर्गत ब्रंहन, स्नेहन तथा स्तंभन क्रिया का ग्रहण होता है। क्या है? स्तंभन चिकित्सा के अंतर्गत ब्रंहन, स्नेहन तथा स्तंभन क्रिया का ग्रहण होता है। बाघ भट्ट ने संतर्पण चिकित्सा को ब्रंहन चिकित्सा कहा है। शरीर तथा शरीर धातुओं को जब द्रव्य या उपाय बढ़ावे, जो द्रव्य या उपाय बढ़ावे उसे ब्रंहन कहते हैं। ब्रंहन तब प्रायः गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, बहल, स्थूल, पिच्छिल, मंद, स्थिर तथा गुण वाला होता है। क्षीण छत से पीड़ित, क्लेश, वृद्ध, दुर्बल तथा नित्य ऊर्ध्वगामी, नित्य स्त्री संभोग करने वाला, नित्य मध्यपायी मनुष्यों को ब्रंहन करना आवश्यक होता है। ग्रीष्म ऋतु में स्नेहांश का शरीर में क्षय होने से सबों को ब्रंहन देना चाहिए। अधिक तथा व्यस्त एवं सत्मचारी मृग, मत्स्य तथा पक्षियों का मांस ब्रंहन होता है। शोष, अर्श, ग्रहणी विकार,
इन रोगों से सफरर पुरुष को मांसभक्षी पक्षुओं के मांस रस से बृंहन कराना चाहिए। स्नान, उत्सादन, शयन, मधुर रस वाले द्रव्य, स्नेह वस्तिया, शर्करा, शरीर और घी, ये सब बृंहन होते हैं। स्नेहन भी संतर्पण चिकित्सा का ही अंग विशेष है, जो द्रव्य या उपाय शरीर में स्निग्धता, विषमता, मृदुता तथा क्लेद उत्पन्न करे, वे स्नेहन कहलाते हैं। स्नेहन द्रव्य प्रायः द्रव, सूक्ष्म, सर, स्निग्ध, पिच्छल, गुरु, शीतल, मन तथा मृदु गुण विशिष्ट होते हैं। स्नेह 4 प्रकार के होते हैं। वात विकारों में तैल का स्नेह और पित्त विकारों में घृत का स्नेह प्रशस्त है। वसा या मेद चर्बी का प्रयोग वसा स्तंभ रोगियों में, जिनका अग्निबल प्रबल होता है, करते हैं। ऐसे रोगी जो वायु तथा आतप को सह सकते हैं, जिनका शरीर रुक्ष हो और भार वाहन तथा अध्ययन में जिनके शरीर कृश हो गया हो, शुक्र तथा रुधिर जिनका सूख गया हो, कफ तथा मेद जिनमें छीन हो गए हो, जिनकी अस्थियों, संधियों, शिराओं, स्नायु तथा मर्म और कोष्ठ में पीड़ा तथा बलि वायु जिनके स्रोतों को आवृत कर लिए हो, उनको वसा पान कराना श्रेष्ठकर है। क्लेश सहन करने वाले बहुभक्षी स्नेह सेवियों को, जिनकी अग्नि दीप्त हो तथा क्रूर कोष्ठ वाले हो और वात विकार से पीड़ित हो, उन्हें मज्जा के स्नेह कराना सर्वोत्तम बताया गया है। स्तंभन। स्तंभन भी संतर्पण चिकित्सा का ही अंग विशेष है, जो द्रव्य या उपाय शरीर के गतिमान तथा चरण भावों को स्तंभित करे, उसे स्तंभन कहते हैं। स्तंभन द्रव्य प्रायः शीत, मंद, मृदु, श्लक्षण, रुक्ष, सूक्ष्म, द्रव, स्थिर तथा लघु गुण विशिष्ट होता है। ऐसे आहार तथा औषध द्रव्य जो द्रव, तनु तथा असर और शरीर में शैत उत्पन्न करने वाले हों, स्वादु, तिक्त, कषाय रस विशिष्ट हो, तो वे स्तंभन होते हैं। जो पित्त, क्षार, अग्निदग्ध, वमन तथा अतिसार से पीड़ित एवं विष वेद के अतियोग से पीड़ित हो, उन्हें स्तंभन कराना चाहिए। तो आज हम लोग द्विविध तथा खंडविध हम लोग उपक्रम के बारे में पढ़े, और फिर हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। श्रोतोदृष्टि की चिकित्सा के सूत्र हम लोग जो है, या श्रोतोदृष्टि की चिकित्सा क्या है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग का द्विविध तथा खंडविध उपक्रम क्या है, चरक ने क्या बताया है, और इसमें चरक के साथ साथ वाग्भट ने भी चिकित्सा के उपक्रम के बारे में विशद बताया है। मैंने बताया, आप लोग घर पर जाकर स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।